फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल ई हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एक नए सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है फांसीवाद या फासिज्म। ये क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, यह क्यों शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और क्या इसके परिणाम निकले। फांसीवाद का जो सिद्धांत है वह शुरू होता है इटली से, जो यूरोप के शक्तिशाली देशों में से एक रहा है। और इस सिद्धांत की स्थापना बेनिटो मुसोलिनी, जो 1932-33 के आसपास इटली का तानाशाह बना, उसके द्वारा की गई। प्रश्न यह उठता है कि फांसीवाद का मतलब क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं। फासिज्म इज द totalitarian philosophy of government that glorifies the state and nation and assign to the state control over every aspect of national life। यानी वह सिद्धांत जिसके द्वारा सरकार की और राज्य की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है और इसके लिए वह व्यक्ति के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण स्थापित करता है, वह फांसीवाद है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की ओर जाएं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठा, यानी एकता का प्रतीक। आप लोगो देख सकते हैं इसका। यह लोगो फांसीवादियों ने अपने झंडे में इस्तेमाल किया, कुछ इस तरह से। प्रश्न यह उठता है कि क्यों फांसीवाद विकसित हुआ। इसके कई सारे कारण हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला और प्रमुख कारण रहा है वर्साय संधि से असंतुष्टि। इटली ने पहले विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की मदद की थी और मदद करने के एवज में उसे लगा था कि उसे कई सारे क्षेत्र मिलेंगे, जिसमें से फ्यूम, अल्बानिया, जर्मनी के प्रदेश और तुर्की के प्रदेश उसे मिलने की उम्मीद थी। लेकिन वर्साई की संधि में ये सारे प्रदेश बाकी देशों में बांट दिए गए, जबकि इटली को सिर्फ ट्रेंटिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया और डाल्मेशिया के क्षेत्र दिए, जिससे इटली असंतुष्ट था। उसी समय आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, जिसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा और इटली में बेरोजगारी बढ़ी, व्यापारी घाटा दिन ब दिन बढ़ रहा था, श्रमिकों को कारखानों से निकाल दिया गया, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। यह भी एक बड़ा कारण था कि लोग फांसीवाद की ओर मुड़े। किसानों पर सरकार ने अत्यधिक बोझ डाल दिया था करों का, क्योंकि आर्थिक घाटे को पूरा करना वह सरकार का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर बढ़ाए गए। तो किसान सरकार के बजाय फांसीवादी सिद्धांत की ओर मुड़े। उद्योगों का पतन हो रहा था, सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करें, लेकिन सरकार असफल रही और अंत में हम देखते हैं सरकार गिर जाती है और नई सरकार मुसोलिनी के नेतृत्व में बनती है। राजनीतिक दलों में गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही है इटली की, जो कारण बनी फांसीवाद की स्थापना की। इटली में उस वक्त मल्टी पार्टी सिस्टम था, बहुदलीय प्रणाली। उदारवादी, कैथोलिक्स, समाजवादी, ये वो दल थे जो आपस में लगातार लड़ते रहते थे। बहुदलीय व्यवस्था के कारण ना किसी को स्पष्ट बहुमत मिल पाया और ना ही कोई निर्णय लिया जा सका। इसका फायदा उठाया समाजवादियों ने, जिनका प्रभाव बढ़ रहा था। यह भी एक बड़ा कारण बना। समाजवादियों ने किसानों, श्रमिकों और छोटे उद्योगपतियों को भड़काना शुरू किया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तीन वर्गों को हुआ था आर्थिक महामंदी से। बार बार समाजवादियों के द्वारा विद्रोह और हड़तालें की जा रही थी और मुसोलिनी को डर था कि रूस की तरह यहां भी साम्यवादी क्रांति ना आ जाए। तो इसलिए
इस भय को दूर करने के लिए मुसोलिनी ने फांसीवादी सिद्धांत की स्थापना की। मुसोलिनी का उदय एक बड़ा कारण रहा है। वह शक्तिशाली नेता बन के उभरा जो लोगों के बीच में गया। हमने बात की थी हिटलर की, उसका और मुसोलिनी का उदय एक ही तरह के कारणों से हुआ है और दोनों ही एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आए। साथ में मुसोलिनी को समर्थन मिला जमींदारों का, सामंतों का, मध्यम वर्ग का और सैनिक भी उसके साथ थे। तो शक्ति उसके पास थी और इसी वजह से वह सफल हुआ। यहां उसे सहयोग मिलता है चर्च का, क्योंकि धर्म का सहारा उसे चाहिए था और रोम का जो पोप है वह पूरे विश्व के ईसाइयों का धार्मिक नेता था, तो उसका समर्थन उसे मिलता है। उसका समर्थन मिला तो कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग थे जो विश्व में ईसाई धर्म के काफी ज्यादा संख्या में रहे हैं, उनका सहयोग में उसे मिलता है। यहां पर मुसोलिनी ने एक संधि की रोम के पोप के साथ कि अगर वह शासन में आता है तो पोप को किसी तरह का खतरा नहीं होगा, उसकी सर्वोच्चता बरकरार रखी जाएगी। नवयुग समाज इस सिद्धांत की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार रहा है। अगर आप उस वक्त की जनसंख्या को देखेंगे, सबसे ज्यादा नवयुवक आपको जर्मनी और इटली में मिलेंगे और ये वह नवयुवक थे जो परिवर्तन लाना चाहते थे और इन्हीं पर मुसोलिनी ने ध्यान दिया, इन्हें अपनी ओर भी लाया। ये वह वर्ग था जो बेरोजगार था, शिक्षित था और कुछ नया करना चाहता था। इन्हीं नवयुवकों को एक सेना में, एक विशाल सेना इनकी उसने तैयार की और इनका इस्तेमाल बाद में वह द्वितीय विश्व युद्ध में करता है। अब हम बात करते हैं कि वह कौन से सिद्धांत थे जिन सिद्धांतों पर फांसीवाद स्थापित हुआ या विकसित हुआ। यथार्थ पर आधारित, यह फांसीवादियों का सबसे बड़ा नारा था। वो अक्सर कहा करते थे कि हमारा जो कार्य है वह वाद विवाद की राजनीति से परे हैं। हम वाद और विवाद में समय व्यस्त नहीं करना चाहते। अति राष्ट्रवाद का सिद्धांत जो काफी मजबूत सिद्धांत बनकर के सामने आया, यानी अपने देश को ही सर्वोच्च मानना, अपनी जाति को सर्वोच्च मानना, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, उसके विकास के लिए अन्य देशों पर आक्रमण करना, उस पर अधिकार करना। राज्य व्यक्ति से ऊपर, फांसीवादी सिद्धांत राज्य को व्यक्ति से ऊपर मानता है। वह मानता है कि राज्य के लिए व्यक्ति को भी कुर्बान किया जा सकता है। लोकतंत्र का घोर विरोधी रहा है फांसीवाद। मुसोलिनी कहा करता था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। वह इसलिए कहता था, वह मानता था कि लोकतंत्र में निर्णय नहीं लिए जा सकते। यह वह तंत्र है, वह लोकतंत्र के बारे में बात करता है कि जहां लोग इकट्ठा होकर के सिर्फ बहस करते हैं, कार्य नहीं करते। व्यक्तिवाद का विरोध इस सिद्धांत ने किया। व्यक्तिगत संपत्ति, स्वतंत्रता, इन दोनों का विरोध फांसीवाद करता है। फांसीवाद मानता है कि अत्यधिक पैसा और अत्यधिक स्वतंत्रता विद्रोहों को जन्म देते हैं, इसलिए राज्य का व्यक्ति के हर पहलू पर नियंत्रण होना चाहिए। फांसीवाद का जो सिद्धांत है वह समाजवाद और मार्क्सवाद का भी विरोधी रहा है। फांसीवाद कहता है कि दोनों सिद्धांत राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। मुसोलिनी ने यह देख लिया था कि साम्यवादी या मार्क्सवादी बार बार लोगों को भड़काते हैं और इससे इटली के टूटने का खतरा है। साम्राज्यवाद और युद्ध की नीति बिल्कुल वैसे ही जैसे नाजीवाद की नीति रही है। मुसोलिनी कहता है कि युद्ध के द्वारा ही देश का विकास किया जा सकता है। जितने ज्यादा उपनिवेश हम स्थापित करेंगे उतना अमीर और शक्तिशाली इटली बनेगा। वह कहता है कि हिंसात्मक साधन देश को शक्तिशाली बनाते हैं, इसीलिए
फासीवाद की स्थापना के बाद मुसोलिनी ने एक बड़ी सेना तैयार की। एक दल और एक नेता, यह फासीवाद की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। इसका लाभ क्या है कि जब एक दल और एक नेता होगा तो निर्णय लेने में आसानी होगी, शासन में स्थिरता होगी, क्योंकि कोई दूसरा दल नहीं होगा उस सरकार का विपक्ष लेने के लिए। साथ में अगर एक ही दल का शासन होगा तो बार बार चुनाव नहीं करवाने पड़ेंगे और चुनाव पर होने वाला खर्चा बचेगा। तानाशाही फासीवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है। फासीवाद कहता है कि एक तानाशाह ही लोगों में राष्ट्रवाद पैदा कर सकता है। अगर तानाशाह नहीं होगा, अलग अलग दल होंगे तो सभी लोगों में अस्थिरता पैदा करेंगे, उनके विचारों में बदलाव लाएंगे, इटली को तोड़ेंगे। इसलिए एक नेता होना जरूरी है। जाति श्रेष्ठता पर यहां भी बल दिया गया। एक जाति और एक धर्म की श्रेष्ठता, और वो एक धर्म कौन सा था? कैथोलिक। और एक जाति कौन सी थी? वह जाति जो इटली के लोगों की थी। मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करना। मुसोलिनी और फासीवाद कहता है कि एक ही समाचार पत्र होना चाहिए जिसे सरकार जारी करे। एक जैसे समाचार, वह समाचार जो राज्य को समर्थन देते हैं, उसके विरोध में ना बोलते हों। मीडिया पर मुसोलिनी ने बाद में सेंसरशिप लगाई। राज्य के विरुद्ध किसी को भी किसी तरह का लेख लिखने की इजाजत नहीं दी गई। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के संस्थापक बेनिटो मुसोलिनी। वह कौन था, किस तरह से वह शासन में आया और उसकी गृह नीति क्या है। 23 मार्च 1919 को बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासीवादी दल की स्थापना की। उसने अपने सदस्यों को काली कमीज पहनना शुरू करवाया। उनके हाथ में एक डंडा और एक बंदूक। यह वह सेना थी जो फासीवादी सेना के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रवाद और रोमन संस्थाओं के यह समर्थक रहे हैं। राष्ट्रवाद जो प्रमुख सिद्धांत रहा है फासीवाद का, और रोमन संस्थाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी राज्य और राज्य का नियंत्रण, उसके समर्थक ये रहे हैं। इसके बाद हिंसात्मक कार्यवाहियों का दौर शुरू होता है। समाजवादियों को समाप्त करना मुसोलिनी का लक्ष्य था। वह मानता था कि समाज में जो अस्थिरता आ रही है या इटली की एकता में जो रुकावट है, वह समाजवादी और साम्यवादी है। तो उसने लगातार समाजवादियों का विरोध किया। अभी तक मुसोलिनी सत्ता में नहीं आया है, अभी फासीवाद की स्थापना हुई है। तो वह जो लिबरल न्यूज़पेपर्स थे या समाजवादियों के समाचार पत्र थे, उन पर हमला किया गया। कई सारे समाजवादी नेताओं की हत्या फासीवादी दल के द्वारा कर दी गई। 1921 तक फासीवाद का प्रभाव इतना बढ़ गया कि 3 लाख लोग इसके सदस्य बन जाते हैं। और बाद में जब चुनाव हुए तो 35 सीटें जीत करके फासीवादी दल के नेता संसद में पहुंचते हैं। इसके बाद मुसोलिनी की शक्ति बढ़ गई और वह चांसलर बनता है। 27 अक्टूबर 1922 उसने रोम पर आक्रमण कर दिया। वह एक बड़ी सेना लेकर के रोम की ओर चला। जब उदारवादी दल को यह पता चला कि मुसोलिनी सेना लेकर के आ रहा है, तो उदारवादी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। इटली का जो सम्राट था विक्टर इमानुएल, उसने स्थिति को संभाला और मुसोलिनी को आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। तो मुसोलिनी सरकार बनाता है। 30 अक्टूबर 1922 वह प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त होता है। 16 नवंबर 1922 को उसने संसद भंग कर दी और सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इसके बाद शुरू होते हैं उसके प्रशासनिक कार्य। सबसे पहले उसने पुराना मंत्रिमंडल भंग कर दिया और नया मंत्रिमंडल बनाया।
और उस नए मंत्रिमंडल में उसने उन्हीं लोगों को नियुक्ति दी जो उसके सिद्धांत को यानी फांसीवादी सिद्धांत को मानते थे। इसके बाद उसने एक एक करके फांसीवादी विरोधियों को उनके पदों से हटाना शुरू किया। समाजवादियों के खिलाफ उसने पुलिस बल का प्रयोग शुरू कर दिया। एक राष्ट्रीय सेना उसने बनाई। इस राष्ट्रीय सेना में करीब 2,75,000 सेना या सैनिक आपके शामिल हुए। 1924 में वह बहुमत के साथ जीतता है। उसे 65% मत प्राप्त होते हैं। इसके बाद वह एक दल और एक नेता का शासन शुरू करता है। 1925 में फांसीवादी दल के खिलाफ किसी भी अन्य दल को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। यह कानून बना दिया गया। उसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और एक नई समिति या संगठन की स्थापना की जिसे ओवेरा कहा गया। ओवेरा पुलिस दस्ता था। इसका कार्य था फांसीवादी विरोधियों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो इटली में था सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी और त्वरित निर्णयों के लिए जो ज्यूरी प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी उसे भी समाप्त कर दिया। उसकी गृह नीति की बात करें, सबसे पहले उसने आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार के लिए उसने खर्चे कम किए और नए कर लगाए। इनसे सोर्स जनरेट होते हैं इनकम के, आय में वृद्धि हुई। औद्योगिक और व्यापारिक विकास बहुत जरूरी था, हर देश कर रहा था। मुसोलिनी ने इस पर सबसे पहले ध्यान दिया। उसने नए कारखाने स्थापित किए। नए कारखानों को स्थापित करने के लिए लोगों को राष्ट्रीय ऋण दिए गए। इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। नए परिवहन के साधन विकसित किए गए। शक्ति के नए साधनों का विकास हुआ, चाहे वो हाइड्रो पावर है या आपके बिजली है। मजदूरों की दशा में सुधार किया गया और इससे मुद्रा भी सुधरी। उनकी मुद्रा का नाम लीरा था, तो इसमें भी सुधार हुआ। कृषि में सुधार करने की कोशिश की गई। 1925 में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसके लिए नहरों का और बांधों का प्रबंध किया गया, उनका विकास शुरू किया गया। आधुनिक मशीनें कृषि में आरंभ की गई। नए बीज इस्तेमाल करने शुरू किए। सरकार द्वारा फसलों को अच्छे दामों पर खरीदने की व्यवस्था की गई। निर्यात में वृद्धि की गई, लेकिन अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि आपातकाल में इटली के लोगों को अनाज मिलता रहे। रेलवे का विस्तार किया गया। 1939 तक 5,000 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछा दी गई। सिंडिकेट व्यवस्था शुरू की गई 1926 में, यानी कई सारी कंपनियों के समूह बनाए गए। बड़े बड़े उद्योगों के समूह बनाए गए ताकि विकास हो सके। कृषि, वाणिज्य, बैंकिंग, समुद्री और वायु परिवहन और व्यावसायिक उद्योग, इन सब के बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स या सिंडिकेट आपके बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया और इनके भी संघ स्थापित किए गए। शिक्षा में सुधार किया गया। फांसीवादी सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में जगह दी गई ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को फांसीवादी सिद्धांत का पता चले। सैनिक स्कूल खोले गए ताकि अच्छे सैनिक मिले। अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू की गई। धार्मिक सुधार आपके शुरू होते हैं। कैथोलिक संप्रदाय को सुविधाएं मिली क्योंकि चर्च का सहयोग मुसोलिनी को था। पोप से समझौता हुआ, उसकी सर्वोच्चता बरकरार रखी गई। वेटिकन सिटी पर पोप का कब्जा माना गया और इसके बदले में पूरा का पूरा रोम इटली को प्राप्त होता है। पादरियों के राजनीतिक रूप से या राजनीति में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं संदीप के कनिष्क आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।